जय हिंद साथियों। तो आज शुरू करते हैं एक नया टॉपिक और ये टॉपिक बेहद महत्वपूर्ण है। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा पूरे अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, लेकिन आज हम शुरू करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था। क्योंकि देखिए एग्जाम में पूरी दुनिया की इकोनॉमिक्स से संबंधित क्वेश्चन कम आते हैं। जो क्वेश्चन मेनली आते हैं वो आते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, क्योंकि हम लोग भारत के नागरिक हैं, इसलिए जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी भारत के पूछे जाएंगे। और एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद नौकरी भी भारत में ही करनी है। तो सारी चीजें जब भारत से ही संबंधित हैं तो टॉपिक भी भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है। तो इस टॉपिक को सबसे पहले नोट कर लीजिए और शुरू करते हैं आज से पढ़ना भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन इकोनॉमी। सबसे पहली चीज, जब विशेषताएं शब्द समझ में आता है तो बस यही लगता होगा कि अच्छी अच्छी बातें सिर्फ बतानी है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, अच्छी अच्छी खूबियां क्या हैं। जैसे मान लीजिए आपसे कोई कहे कि अपनी कुछ विशेषताएं बताइए, तो तुरंत कहते होंगे कि मैं बड़ा ईमानदार हूं, मैं बहुत शांत स्वभाव का हूं, मैं पढ़ाकू हूं एकदम, मुझे एकदम अच्छे लोग पसंद है, मेरा आचरण बहुत अच्छा है। सामने वाला सुनकर थोड़ी देर में भाग जाता होगा, कहता होगा अगर इतना अच्छा है तो इतना अच्छा बना रहे, हमको नहीं बैठना तुम्हारे साथ। इसीलिए जब विशेषताएं शब्द आए तो हमेशा ध्यान रखिएगा, विशेषता का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि अच्छी अच्छी बातें लिखनी है। विशेषता का मतलब होता है जो रियलिटी है वो लिखना है। जैसे मान लीजिए आपसे विशेषताएं पूछी तो बता दीजिए कि भाई आप थोड़ा शर्मीले स्वभाव के हैं, आप तेज हैं, गुस्सा भी आता है बस, लेकिन आपका आचरण अच्छा है। तो इस तरह से आपको मिला जुला चीज बतानी होती है। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता, यानी कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसमें क्या क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहली चीज, हमारी अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि पूरी दुनिया में जो भी अर्थव्यवस्था है उनको मुख्य रूप से तीन प्रकार से हमने बांटा था। ये पिछले वीडियो देखिएगा तब समझ में आएगा, समाजवादी, पूंजीवादी और मिश्रित। मिश्रित अर्थव्यवस्था हम लोगों ने मॉडल अपनाया है। सबसे पहले मिश्रित अर्थव्यवस्था फ्रांस ने अपनाई थी। हम लोग भी मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यानी समाजवाद और पूंजीवाद का मिला जुला रूप, यानी कि समाजवाद और पूंजीवाद का मिला जुला रूप, इसलिए हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था हैं। लेकिन हम लोग मिश्रित होने के साथ साथ हम लोग कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था भी हैं, क्योंकि हमारे देश में जो भी रोजगार है, जैसे मान लीजिए जो लोग काम करने वाले उम्र हैं उनको कहते हैं वर्किंग एज ग्रुप। जो लोग कार्यशील उम्र से संबंधित है, जैसे हमारे यहाँ माना जाता है 15 वर्ष से लेकर 59 या 64 वर्ष तक की आयु मानी गई है कि ये काम करने की उम्र है। तो इस उम्र के वो लोग जो काम कर रहे हैं उसमें से अधिकांश लोग किस में काम कर रहे हैं? कृषि में। 55 से 60% लोग काम कर रहे हैं। इसलिए कहा जाता है एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, यानी कृषि जो है हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। रीढ़ की हड्डी जब टूट जाती है तो इंसान अपाहिज हो जाता है, पूरा चल फिर नहीं पाता है, उसका हर एक सिस्टम जो हो जाता है ना पूरा खराब हो जाता है। इसी प्रकार से अगर कृषि हमारे यहाँ तबाह हो जाए तो ये मान लीजिए पूरे देश की अर्थव्यवस्था एकदम पतन की ओर जाने लगेगी। इसके अलावा तो हमारी अर्थव्यवस्था की विशेषताओं में पहली है मिश्रित अर्थव्यवस्था, और साथ ही साथ हम कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था हैं। इसके अलावा हम लोग विकासशील अर्थव्यवस्था हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था, विकासशील का मतलब होता है कि ऐसा देश जो विकसित होने की कगार पर खड़ा है, हालांकि वो विकसित अभी हुआ नहीं है। तो ऐसी अर्थव्यवस्थाओं को हम कहते हैं विकासशील अर्थव्यवस्था। और विकासशील क्या होता है इसके लिए पिछले वीडियो देखिएगा, ये सारी चीजें ऑलरेडी पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा हम लोग नियोजित अर्थव्यवस्था है। नियोजित, नियोजन को इंग्लिश में कहते हैं प्लानिंग या प्लान्ड इकोनॉमी। क्या होता है, अभी अगला टॉपिक इसके बाद हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे हम लोग आयोजना, जिसको हम लोग कहते हैं पंचवर्षीय योजना। तो बेसिकली जब किसी देश में संसाधन बड़े सीमित होते हैं, जब संसाधन क्या होते हैं सीमित या कम मात्रा में होते हैं, तब बहुत प्लानिंग के साथ चलना पड़ता है। जैसे मान लीजिए आप लोग हैं, अगर घर से एक निश्चित पैसा आता है 5,000 और पूरे महीने आपको चलाना है तो आप सोच समझ कर खर्च करते हैं। लेकिन जिसको 50,000 रुपए आ रहा है वो क्या सोचेगा? कभी नहीं सोचेगा। तो जब विकासशील या कोई पिछड़ा हुआ देश होता है तो उसको क्या करना है, कैसे करना है, ये पूरी प्लानिंग करके वो करता है। तो हम लोग क्या करते हैं, पूरी प्लानिंग के साथ काम करते हैं, इसलिए हम लोग क्या है, नियोजित अर्थव्यवस्था है। और इसीलिए हम लोगों ने पंचवर्षीय योजनाओं को लाया, कब? जब भारत आजाद हुआ। अच्छा इतना ही नहीं, इसके अलावा हम लोग खुली अर्थव्यवस्था है। किस प्रकार की अर्थव्यवस्था? खुली। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि
अर्थव्यवस्थाएं आयात और निर्यात के आधार पर दो प्रकार की होती हैं, बंद और खुली। खुली अर्थव्यवस्था का मतलब है जो दुनिया के दूसरे देशों के साथ आयात भी करते हैं और निर्यात भी करते हैं। 1991 तक हम लोग बंद अर्थव्यवस्था थे, उसके बाद हम लोगों ने खुली अर्थव्यवस्था के मॉडल को अपना लिया। अब देखिए बाबू, एक साथ इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई, ये होती क्या है इसके लिए पिछला वीडियो देखिए, लेकिन यहाँ पर एक बार में आपको ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इसके अलावा देखिए, भारत में जो बेरोजगारी की स्थिति है ये बड़ी भयावह या खतरनाक स्थिति है। तो हमारे यहाँ क्या है, बेरोजगारी अधिक है। बेरोजगारी का मतलब होता है कि जितना रोजगार नहीं है उससे ज्यादा काम करने वाले लोग हैं। जैसे मान लीजिए किसी घर में 5 लोगों के खाने के लिए भोजन है और वहां खाने के लिए 10 लोग आ जाएं, तो क्या होगा, किल्लत पड़ जाएगी, सब लोग भूखे रह जाएंगे। उसी प्रकार से हमारे यहाँ बेरोजगारी क्या है, बहुत ज्यादा है। बेरोजगारी का मतलब होता है ऐसी स्थिति जहां पर लोग काम ढूंढें और उनको काम ना मिले। समझ में आ गया? अब ये तो खैर अलग से एक टॉपिक ही है, इसको आगे पढ़ेंगे। तो बेरोजगारी हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ बेरोजगारी बहुत अधिक है। यानी सीधे शब्दों में कहें तो जिस दर से जनसंख्या यानी पॉपुलेशन बढ़ रही है उस दर से रोजगार नहीं बढ़ रहे हैं। समझ में आ गया? आबादी क्या हो रही है, बढ़ रही है। आज हम लोग पूरी दुनिया में नाम कमा लिए इस मामले में, 140 करोड़ पहुंच चुके हैं। पूरी दुनिया में हर किसी को पीछे छोड़ दिया इस मामले में, जबकि रोजगार इतनी तेजी से बढ़ नहीं रहे हैं। इसलिए क्या हो रही है, बेरोजगारी उत्पन्न हो रही है। और साथ ही साथ बेरोजगारी में भी अगर हम लोग बात करें तो छिपी हुई बेरोजगारी बहुत ज्यादा है भारत में। अब सवाल उठता है ये छिपी बेरोजगारी क्या होती है? ये टॉपिक हम लोग पूरा पढ़ेंगे किसमें, बेरोजगारी टॉपिक में। लेकिन यहाँ पर समझ लीजिए, छिपी बेरोजगारी का मतलब है जैसे खेत में जाइएगा किसी, अब खेत में देखेंगे आपकी 3 लोगों की जरूरत है, लेकिन वहां पर 5-5 लोग काम कर रहे होंगे और 2 लोग जो एक्स्ट्रा है उनके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार की स्थिति कहलाती है छिपी बेरोजगारी। यानी ये लोग क्या है, बेरोजगार हैं, इनको कोई और काम मिले तो ये अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन कोई काम ही नहीं है तो मजबूरी में ये लोग क्या कर रहे हैं, वहां पर काम कर रहे हैं। जो भी मिल रहा रुपए, जितना मिल रहा उतने में ही खुश हैं। तो ये भी एक क्या है, हमारे यहाँ की विशेषता, बेरोजगारी अधिक है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ जनसंख्या जितनी तेजी से बढ़ रही है रोजगार उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा है। साथ ही साथ हमारे यहाँ छिपी बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है, और छिपी बेरोजगारी मुख्य रूप से एग्रीकल्चर में देखने को ज्यादा मिलती है। इतना ही नहीं, हम लोग श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था है। एक विशेषता ये भी है हमारी, कौन सी, श्रम आधिक्य। इसका मतलब समझ लीजिए, यानी लेबर सरप्लस। हमारे यहाँ क्या है, लेबर बहुत बड़ी तादाद में है, जितने रोजगार नहीं उससे ज्यादा क्या है, लेबर। हालांकि ये भी इसी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। जैसे आप देखिएगा, अगर कोई आप एक एड निकालते हैं कि हमको 2 लोगों की जरूरत है किसी काम के लिए, तो आप देखेंगे उस काम के लिए 2 लोग चाहिए हैं, लेकिन 2000 लोग अप्लाई कर देंगे। तो ये दिखाता है कि कितनी बुरी स्थिति है। हमारे श्रम इतनी ज्यादा संख्या में है और इसी कारण से लोगों का एक्सप्लॉयटेशन या शोषण होता है। जैसे जहां पर श्रम कम रहते हैं, काम करने वाले लोग कम रहते हैं, वहां पर जो लेबर चार्ज मांगेंगे कि हमको इतना रुपए चाहिए काम करने का, उतना उनको मिलेगा तो उनकी स्थिति अच्छी रहती है। लेकिन मान लीजिए आपको पुताई का, अभी होली का सीजन आ रहा है, अब आपको पुताई कराना हो मान लीजिए घर में, तो आप अगर पूछेंगे तो 50 लोग तैयार हैं पुताई करने के लिए। आप 50 लोगों से पूछेंगे भाई कौन कितना लेगा, एक कहेगा 2000, दूसरा कहेगा 1800, तीसरा कहेगा 500। ऐसे करके आप क्या करेंगे, सबसे कम रुपए जो लेगा उसको काम दे देंगे। समझ में आ गया? हालांकि 500 से ज्यादा का वो काम था, लेकिन वो क्यों मान गया, क्योंकि इतने लोग खड़े हुए, लाइन लगाए हुए। तो श्रम आधिक्य यानी श्रम की अधिकता, ये भी हमारी अर्थव्यवस्था की एक विशेषता ही है। और ये श्रम आधिक्य है क्यों, इसको कैसे दूर कर सकते हैं? तो बेसिकली हमारे यहाँ औद्योगिक पिछड़ापन है। क्या है? औद्योगिक पिछड़ापन। यानी देखिए, हमने पहले भी आपको बताया था, किसी भी अर्थव्यवस्था में अगर उद्योग नहीं लगे हुए हैं ज्यादा, तो वहां बेरोजगारी बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। हम लोगों ने कृषि में तरक्की की थी शुरुआत से, और सेवाओं में तरक्की की है, लेकिन उद्योग लगाना शायद भूल गए हैं। हालांकि 2014 के बाद से इस सेक्टर पर काफी ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है और सरकार का पूरा फोकस इसी पर है ताकि ये ज्यादा से ज्यादा रोजगार उत्पन्न हो। तो औद्योगिक पिछड़ापन हमारे यहाँ है, इसीलिए श्रमाधिक्य की भी स्थिति है। अगर उद्योग धंधे पर्याप्त लग जाएंगे तो ये थोड़ा कम होगा बेरोजगारी। और इतना ही नहीं,
उद्योगों की अपेक्षा सेवाओं को अधिक महत्व दिया गया। उद्योगों की अपेक्षा सेवाओं की अधिक भागीदारी, लिख लीजिएगा पूरा। तो हमारे यहाँ अर्थव्यवस्था की एक और विशेषता है कि हमारे यहाँ, अगर हमने बताया था आपको पिछले वीडियो में, देखना है आपको, देखिएगा कि अगर हमारे जीडीपी 100 रुपए है तो 100 रुपए में से हमको सबसे ज्यादा रुपए सेवाओं से मिल रहे हैं। तो यही यहाँ पर लिखा जा रहा है कि उद्योगों की अपेक्षा सेवाओं की जीडीपी में भागीदारी क्या है, अधिक है। यानी सर्विस सेक्टर से हमारे देश की अर्थव्यवस्था को ज्यादा रुपया मिलता है। समझ में आ गया? ये भी हमारे देश की अर्थव्यवस्था की एक विशेषता है। एक और सबसे बड़ी विडंबना है कि अगर बेरोजगारी की भी बात की जाए तो बेरोजगारी हमारे यहाँ अगर देखेंगे तो जो पढ़े लिखे लोग हैं उनमें बेरोजगारी ज्यादा है। उसके पीछे एक बड़ा कारण है कि आप देखेंगे जो जितना कम पढ़ा लिखा है वो कोई भी काम कर लेगा, लेकिन जो पढ़ लिख जाता है उसका एक्सपेक्टेशन काम को रहकर जो भी रहता है वो पढ़ाई लिखाई के हिसाब से रहता है। अब जैसे कोई पीएचडी किया हुआ है तो उसकी सोच रहती है कि उसको उसी स्तर की जॉब मिले, कोई अच्छा काम जिसमें उसका जो पढ़ाई लिखाई है वो यूज हो। और बात सच भी है, होना भी यही चाहिए। लेकिन जो नहीं पढ़ा है उसको क्या है, उसको पैसे कमाने हैं तो वो कोई भी काम कर लेगा। एक बड़ा कारण ये भी है हमारे यहाँ। हालांकि ये जरूर कहा जाता है कि काम को लेकर भेदभाव नहीं करना चाहिए, सभी काम समान है, लेकिन ये बात भी सच है कि कोई भी देश तभी तरक्की करता है जब उस देश के जो रिसोर्सेस हैं, संसाधन, उनके उनकी काबिलियत के हिसाब से काम मिले। इसलिए तो कहा जाता है कि काम से प्यार करो, और काम से प्यार के लिए सबसे बड़ी कंडीशन क्या है, जिस काम से आपको प्यार है वही काम मिले आपको। चलिए देखते हैं आगे। अगली बात करते हैं पर कैपिटा इनकम, पीसीआई, प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय का सीधा सीधा मतलब समझ लीजिए कि आपके घर में 5 लोग रहते हैं और आपके घर में टोटल आमदनी है 10,000 रुपए। अब 10,000 में से मान लीजिए 5,000 आपके पिताजी कमाते हैं, 5,000 आपको रेंट वगैरह आ रहा है, ओवरऑल 10,000 रुपए आपके घर में आते हैं। तो कहा जाए ओवरऑल घर की इनकम कितनी है, 10,000। लेकिन कहा जाए कि आपके यहाँ प्रति व्यक्ति इनकम कितनी है, तो आप अपने घर के सदस्यों से जो इनकम है टोटल उसमें भाग दे देंगे तो आ जाएगी 2,000। तो इसी प्रकार से हमारे देश की जो ओवरऑल इनकम होती है उसमें देश की आबादी से जब भाग दे देते हैं तो प्रति व्यक्ति आय निकल आती है। तो पर कैपिटा इनकम के लिहाज से भी हम लोग बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। देखा जाए तो हम लोग वर्ल्ड में मध्यम स्थिति में आते हैं। तो हमारे यहाँ की प्रति व्यक्ति आय क्या है, निम्न है। ये भी हमारी एक विशेषता ही है। तो आजकल तो माहौल देख ही रहे हैं, वर्ष 2018 था तब कहा गया किसानों की आमदनी दोगुनी हो जाएगी। इतना ही नहीं, ये भी कहा गया कि वर्ष 2024 तक हमारी जो जीडीपी है वो 5 ट्रिलियन की हो जाएगी। अब वो 5 ट्रिलियन जब नहीं हुई तो सरकार ने कहा क्या करें अब, तो सरकार ने कहा डेट को अकेले आगे बढ़ा देंगे। ये अच्छी बात नहीं है। लोग कहेंगे बताइए 2024 कहा था, आप 30 में कह रहे हैं। तो सरकार ने एक बढ़िया तरीका समझा। सरकार ने कहा कि अब 2024 छोड़ दीजिए, अब हम 2030 में 60 ट्रिलियन की जीडीपी बनाएंगे। समझ गए? अब सरकार से अभी कुछ मत पूछना, सरकार से पूछना 2030 के बाद कि 60 ट्रिलियन हुई कि नहीं। सरकार भी यही चाहती है कि उसको रोज रोज परेशान मत करो। तो आगे देखिए, अगली विशेषता लिखिए। अच्छा, अर्थव्यवस्था के लिहाज से अगर हम लोग देखें तो भारत पूरे विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब सवाल उठता है कि हम लोग 5वें नंबर पर तो हैं, लेकिन पहले नंबर पर कौन है? तो देखिए, पूरी दुनिया में अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले स्थान पर है यूएसए। पूरी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किसकी है? यूएसए की। उसके बाद अगर हम बात करें तो चाइना, यानी दूसरा स्थान है चीन का, तीसरा स्थान है जापान का, चौथा स्थान है जर्मनी का, और 5वां स्थान है इंडिया का। अभी एक सबसे अच्छी वारदात ये हुई कि हम लोग पहले 6वें स्थान पर हुआ करते थे, लेकिन हमने बड़े गर्व के साथ उन लोगों को पराजित किया है। इस मामले में उन लोगों को पीछे छोड़ा है जिन्होंने भारत पर 200 वर्षों तक शासन किया, यानी ब्रिटेन। तो हम लोग, पूछा जाएगा एक क्वेश्चन, याद रखिएगा कि हम लोग किसको पीछे करके 5वें स्थान पर आए हैं, तो ब्रिटेन को पीछे करके। पहले हमारा स्थान था 6वां, अब हमने ब्रिटेन को पीछे कर दिया है और टॉप 5 में हम लोग आ गए हैं। ये भारत के लिए वाकई बहुत अच्छी बात है। तो 5वीं सबसे बड़ी हमारी अर्थव्यवस्था है। इतना ही नहीं, अगर हम लोग देखें हम लोग
जनांक की लाभांश वाले देश हैं, यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंस। क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी घर के अंदर या किसी एक घर में 8 लोग रहते हैं, उन 8 लोगों में से 2 लोग केवल क्या है, जवान है, वयस्क हैं, जबकि बाकी 6 लोग क्या है, वृद्ध हैं। तो ये बताइए, ये 2 लोग जो कमाएंगे जितना, उसका ज्यादातर तो खर्च हो ही जाएगा इस मामले में। तो ये लोग सेविंग वगैरह तो ज्यादा कर नहीं पाएंगे और डेवलपमेंट भी ज्यादा नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो बाकी के 6 लोग हैं ये इन 2 लोगों पर डिपेंड हैं, तो ये लोग अच्छी स्थिति में नहीं है। जनांक की लाभांश का मतलब होता है कि जिस देश में जो कार्य करने वाले लोग हैं, वर्किंग एज ग्रुप के लोग, यानी 15 से लेकर 59 वर्ष या फिर 64 वर्ष तक की आयु के लोग, अगर इनका प्रतिशत ज्यादा है किसी देश में, तो वो स्थिति होती है जनांक की लाभांश। क्यों? क्योंकि ये वो लोग होते हैं जो बच्चों का और वयस्कों का दोनों का भार उठाते हैं। अब सोचिए, अगर किसी देश में ये यूथ जो होते हैं, इस उम्र के लोग ये ज्यादा हैं, तो वो देश स्वाभाविक रूप से ज्यादा तेजी से आगे बढ़ेगा, ज्यादा तरक्की करेगा। क्यों? क्योंकि ये काम करने वाले लोग हैं और काम करने वाले लोग ज्यादा हैं, जबकि डिपेंड लोग क्या है, कम है। जापान में देखेंगे तो इसके बाद की उम्र के लोग ज्यादा हैं, चीन में देखेंगे तो इसके बाद की उम्र के लोग ज्यादा हैं, जबकि भारत का ये सौभाग्य है इस मामले में कि ये जो ऊर्जावान लोग होते हैं, जिन्हें कोई भी काम दे दो कोई भी काम कर लेंगे, ये लोग ज्यादा हैं। लेकिन इसके साथ एक समस्या भी है कि भारत में इन लोगों की योग्यताओं का पूरा उपयोग नहीं हो पा रहा है। कारण वही बेरोजगारी। अगर बेरोजगारी एक तो बड़े पैमाने पर है, तो इनको जब काम ही नहीं मिलता है, और जब काम नहीं मिलेगा तो इनके अंदर ज्ञान जो भी है या इनके अंदर जो ऊर्जा है उसका फायदा क्या, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था में यूज ही नहीं हो पा रहा है। साथ ही साथ स्किल भी नहीं है। बहुत सारे लोग देखेंगे आज नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर चल रहा है, या फिर और भी देख रहे होंगे आप, जो भी काम पहले हम लोग नॉर्मल सी प्रौद्योगिकी से करते थे, आजकल हाई टेक हो गई हैं सारी चीजें। तो इस उम्र के लोगों में स्किल भी नहीं है, एक स्किल भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो यही 2 प्रॉब्लम है, एक तो हमारे यहाँ अवसर कम है, दूसरा ये है कि अनस्किल्ड लोगों की संख्या ज्यादा है, इसलिए इसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये आबादी हमारे पास है, अगर पर्याप्त रोजगार के अवसर सृजित किए जाएं तो शायद हम लोग इनका पूरा फायदा उठा पाएंगे। और तकनीकी रूप से अगर हम लोग बात करें, हमारी अर्थव्यवस्था की एक और विशेषता है तकनीकी पिछड़ापन। तकनीकी पिछड़ापन, अगर इसको समझना है तो इतना समझ लीजिए कि आपके हाथ में मोबाइल है और आप खुद सोच कर देखिए आप मोबाइल में कितनी चीजें जानते हैं, कुछ नहीं ज्यादा जानते होंगे। या फिर उस मोबाइल का उपयोग कितने रुपए कमाने के लिए आप करते हैं, नहीं करते हैं। तो यही हाल है अधिकांश लोगों का। तकनीक आपके हाथ में मोबाइल होने से नहीं है, तकनीक होती है कि आप मोबाइल का यूज किस तरीके से कर पा रहे हैं और यूज क्या क्या कर पा रहे हैं। तो तकनीकी दृष्टि से अगर आप देखें भारत में, तो ये तकनीकी पिछड़ापन पाया जाता है। इतना ही नहीं, कुपोषण, भारत में कुपोषण भी एक बड़ी समस्या है। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में आप देखेंगे तो ग्रामीण क्षेत्रों में एक बहुत बड़ी आबादी जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो उनकी कहीं हाइट नहीं बढ़ती है, या फिर जितनी उम्र है उनकी उस हिसाब से उनका शारीरिक विकास नहीं हुआ है। तो कुपोषण भी एक बहुत बड़ी समस्या है। अब कहेंगे ये विशेषताओं में कैसे आएगा, तो जायज सी बात है, हमने पहले भी आपको कहा था विशेषताओं का मतलब है सच्चाई। तो हमारी अर्थव्यवस्था में मान लीजिए अर्थव्यवस्था से कैसे जुड़ा हुआ है, तो एक व्यक्ति जो कुपोषित है तो आप उससे उम्मीद कर सकते हैं कि वो देश के लिए एक बहुत अच्छा स्वस्थ व्यक्ति है? नहीं ना, उसको इलाज पर खर्च करना पड़ेगा, या फिर वो अन्य लोगों की अपेक्षा कहीं ना कहीं पीछे रहेगा। तो ये क्या है, हमारी अर्थव्यवस्था के लिए सही संकेत नहीं है। और इतना ही नहीं, इसके अलावा हमारी अर्थव्यवस्था की और विशेषताओं में देखें तो आयात पर निर्भरता। आयात पर निर्भरता, आयात का मतलब होता है जो भी चीज हम दूसरे देशों से लेते हैं वो क्या होता है हमारे लिए, आयात। तो हम लोग किस पर डिपेंड है, आयात पर। बहुत सारी चीजें हम लोग बाहर से खरीदते हैं, ये भी क्या है, अर्थव्यवस्था के लिए सही चीज नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने पहले भी आपको कहा था कि डिपेंडेंसी क्या होती है, घातक होती है। हालांकि कुछ चीजें हम ले सकते हैं, लेकिन सरकार धीरे धीरे क्या कर रही है, इस चीज को कम करने की कोशिश कर रही है। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग अभी तक, आपको पता होगा कि रक्षा से संबंधित जो भी उपकरण होते थे, यानी हमारी सेनाएं जो भी अस्त्र शस्त्र यूज करती हैं, उसका 70 से 80% हम बाहर से खरीदते थे। अब धीरे धीरे करके सरकार ने अपनी पॉलिसी बनाई हुई है, और जो चीजें हम बना सकते हैं वो खुद अपने ही देश में बनाई जा रही हैं। समझे बबुआ? इसलिए ये सबसे अच्छी अच्छी चीजें हैं, ये अच्छी हो रही हैं, सही बात है।
इसके अलावा देखेंगे तो साक्षरता दर भी भारत में बहुत अच्छी नहीं है। साक्षरता दर भी क्या है, कम है। अब आप कहेंगे 74-75% है, अच्छा तो है। नहीं बाबू, अगर हम लोग स्वतंत्रता के बाद से लगभग 75 साल आगे आ चुके हैं और अब भी हम कहें कि 75-80% साक्षरता है तो ये अच्छी बात नहीं है। साक्षरता का स्तर पूरा 100% होना चाहिए, और 100 नहीं भी है तो कम से कम 90-95 तो होना ही चाहिए। यानी कि साक्षरता दर अभी क्या है भारत में, सही नहीं है। साक्षरता की दृष्टि से भी हम लोग क्या है, कमजोर है। साक्षर क्या होता है समझ लीजिए। देखिए, साक्षर का मतलब होता है कि आप 7 वर्ष या उससे अधिक उम्र के हैं और अपना नाम लिखना जानते हैं और अपने नाम को पढ़ना जानते हैं, तो कहा जाएगा कि बाबू आप साक्षर हैं। तो ये क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं हैं। इसके साथ साथ एक और बात है, अगर और भी जानना है, वैसे तो हम लोग जान ही चुके हैं इतनी सारी विशेषताओं के बारे में, और अगर इतनी विशेषताएं आपने नोट्स बना लिया और कंटिन्यू रिवाइज करते रहे तो चाहे आप जिस एग्जाम में बैठिएगा, इससे टॉपिक से जो भी आएगा वो आपसे बनेगा, वो नहीं छूटेगा। और आते हैं क्वेश्चन, इन्हीं 4-5 विशेषताओं को एक साथ मर्ज करके क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। अब देखिए आगे अगर हम लोग बात करें तो पूंजी निर्माण का दर, पूंजी निर्माण का दर ये भी भारत में क्या है, कम है। इसलिए पूंजी निर्माण की दृष्टि से भी हम लोग अच्छी स्थिति में नहीं है। इसलिए पूंजी निर्माण की दृष्टि से भी हम लोग अच्छी स्थिति में नहीं है। और हाँ, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो भारत में प्राकृतिक संसाधन तो पर्याप्त है। प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता। प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं बबुआ? तो देखिए, प्राकृतिक संसाधनों का मतलब होता है ऐसी कोई भी चीज जिसको हम लोगों ने नहीं बनाया है, जो हमको किसने दिया है, नेचर ने दिया है, प्रकृति ने दिया है। तो हर एक ऐसी चीज जिसका जो हमें प्रकृति से मिली है वो क्या है, प्राकृतिक संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से तो फिर भी हम काफी अच्छी स्थिति में है, क्योंकि भारत में देखिए लगभग इतनी तरह की मिट्टियां पाई जाती हैं, इतने तरह के वनस्पति पाए जाते हैं, पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, सब कुछ तो है। द्वीप भी है हमारे पास, तटीय क्षेत्र भी है, और क्या चाहिए बबुआ, सब कुछ तो है। सर्दी, गर्मी, बरसात, हर कुछ होता है पर्याप्त मात्रा में। तो प्राकृतिक संसाधन यानी प्रकृति ने तो हम लोगों को बहुत कुछ दिया हुआ है, लेकिन दिक्कत ये हुई कि ये प्राकृतिक संसाधनों का हम लोग अभी तक ठीक तरीके से उपयोग नहीं कर पाते हैं। जैसे कोयला तो हमारे पास है, लेकिन ये जो कोयला है अच्छी क्वालिटी का है, बिटुमिनस, लेकिन दिक्कत ये है कि इसमें क्या है, सल्फर की अशुद्धि है। अब ये सब तो देखो एनवायरमेंट का टॉपिक है। सल्फर क्या अशुद्धि है, यानी आप कोयले को जलाएंगे, सल्फर डाइऑक्साइड ऊपर निकल जाएगी। अब वही जाकर किसके साथ, पानी के साथ क्रिया करेगी और सल्फ्यूरिक एसिड बनाकर जमीन पर आएगी। तो ये कौन सी वर्षा कहलाती है, कमेंट में बताइएगा। जो जिसमें अम्ल की तरह नीचे गिरता है पानी के साथ, वो कौन सी वर्षा कहलाती है। तो प्रकृति ने तो बहुत कुछ दिया है, लेकिन हम लोगों के पास अभी तकनीक बहुत ज्यादा एडवांस लेवल की नहीं है। हालांकि आने वाले समय में ये भी हम लोग के लिए काफी वरदान सिद्ध होगा। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि प्राकृतिक संसाधनों को हम लोगों के देश से बहुत बड़ी तादाद में लूटा गया है। जो भी विदेशी जिनको आप देख पा रहे हैं, हमारे ब्रिटेन वगैरह के लोग, वो सब यहाँ से ले जाकर के अमीर हुए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं हैं ये आपको पूरी समझ में आ गई होंगी, और इसमें जो पॉइंट समझ में नहीं आए हों उसके लिए आपको पुराने वीडियो देखने पड़ेंगे, इसके पिछले वीडियो, क्योंकि उसमें वो सारी चीजें डिस्कस की हुई थी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।